देखिए, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी खबर है और इसकी संभावना बहुत पहले जताई जा रही है। हालांकि जो यूपी पुलिस की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक झांसी में जब ये एनकाउंटर हुआ उसके पहले यूपी पुलिस की तरफ से कोशिश थी कि उसको किसी भी सूरत में गिरफ्तार किया जाए और उसके साथ इस पूरे उमेश पाल मर्डर केस में कौन कौन शामिल है उन लोगों को भी उसके जरिए पकड़ा जाए। लेकिन यूपी पुलिस की बार बार कोशिश के बावजूद जो असद है और उसका जो साथी गुलाम है उसकी तरफ से सरेंडर करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि उल्टे यूपी पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसका जवाब यूपी पुलिस की तरफ से दिया गया और उसी जवाबी कार्रवाई में असद को भी गोली लगी और गुलाम को भी गोली लगी, जिसमें दोनों की मौत हो चुकी है। यूपी पुलिस के द्वारा ये कंफर्म किया गया है। लेकिन ये जरूर है कि असद और गुलाम ये दोनों ऐसे मास्टरमाइंड थे पूरे उमेश पाल मर्डर केस में, जिनका चेहरा आया था। यहाँ तक कि गुलाम का चेहरा जो है, जो अतीक अहमद की जो बीबी है, कई बार उसके साथ कई कार्यक्रम में जाते हुए देखा गया है और कहा यह जाता है कि जो अतीक अहमद के जितने भी हत्याओं को अंजाम दिया है उसमें गुलाम की महत्वपूर्ण भूमिका थी और यूपी पुलिस के द्वारा उसके ऊपर भी इनाम था। लेकिन ये पूरा वाकया हुआ कैसे और किस तरह से असद के पास पहुंचने में यूपी पुलिस कामयाब हुई, ये निश्चित तौर पे कहा जा रहा है कि यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में जो यूपी पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई थी, जिन लोगों ने असद को संरक्षण देने की कोशिश की थी, उनकी पहले धरपकड़ की गई और उसके जरिए असद को लोकेट करने की कोशिश की गई। हालांकि पहले यह खबर आ रही थी कि असद इस पूरे हत्याकांड के बाद नेपाल भाग गया था और वो विदेश भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यूपी पुलिस नेपाल पुलिस के भी संपर्क में थी और लगातार ये दबिश बनाने की कोशिश कर रही थी कि अगर नेपाल में भी कहीं पे असद दिखाई देता है तो वहां से भी यूपी पुलिस उसको अरेस्ट करके लाएगी और पूरे मामले की कार्रवाई जो है उसको आगे बढ़ाएगी या कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगी। लेकिन आज जब झांसी में कह सकते हैं कि सूत्रों के हवाले से जो यूपी पुलिस के सूत्र थे, जब उन्होंने खबर दी कि असद झांसी में पाया जा रहा है अपने जो एक और साथी है गुलाम के साथ, तब यूपी पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, यहाँ तक कि अनाउंस करके ये उसको सरेंडर करने का बार बार फरमान जारी किया गया। लेकिन उसकी तरफ से जब फायरिंग हुई तो जवाब में यूपी पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से न सिर्फ असद मारा गया बल्कि उसके साथ जो गुलाम था वो भी मारा गया। तो एक तरह से ये देश के लिए भी बड़ी खबर है कि अगर आप सीधे सीधे गुंडागर्दी जो कि पूरी दुनिया को दिखती है और किस तरह से आप आतंक का साम्राज्य कायम करते हैं, तो यूपी पुलिस या कह सकते हैं कि यही एग्जाम्पल दूसरे भी पुलिस के लिए है कि आपको बख्श नहीं सकती है, आप भाग के कहीं नहीं जा सकते हैं। और खास करके अतीक अहमद की चर्चा इस वक्त पूरे देश में थी। जब वो साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा था, प्रयागराज लाया जा रहा था इलाहाबाद कोर्ट में पेश करने के लिए, तब उसकी तरफ से भी यही आशंका जाहिर की गई थी। यहाँ तक एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि उसके परिवार को, जैसा योगी सरकार ने कहा है कि मिट्टी में मिला दिया गया, दर बदर उसका पूरा परिवार है, एक जगह दिखाई नहीं देता, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन अब आगे यही संभावना है कि उसका भी एनकाउंटर कर दिया जाए और आगे उसके परिवार को भी तहस नहस कर दिया जाए। ठीक वैसा ही एक तरह से जैसे उसने आशंका जाहिर की थी और जिस तरह का उसने पाप किया था उसी का परिणाम आज सामने देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी खबर है कि जो आतंक के सहारे पूरे न सिर्फ समाज को डराने का काम करते हैं बल्कि पूरे सिस्टम को अपने ठेंगे पे रखते हैं, तो उसका हश्र क्या होता है ये निश्चित तौर पे उसके सामने ये पूरा एनकाउंटर ये नजीर है। बिल्कुल, साथ में और पुलिस का स्टेटमेंट भी सामने आ रहा है अजय कि हमने ट्राई किया था कि असद को हम जिंदा पकड़ें, लेकिन भागने की कोशिश असद ने की और इस दौरान ये एनकाउंटर जो है वो हुआ। साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि असद का भी एक बहुत लंबा इतिहास रहा है गुनाहों की दुनिया में। देखिए, असद के इतिहास की अगर बात करें तो जब से अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद हुआ, दरअसल अतीक अहमद कानपुर के एक व्यापारी को और लखनऊ के एक बिल्डर्स को धमकाने की कोशिश की थी। तब बिल्डर की तरफ से ये आरोप लगाया गया था या कोर्ट में ये गुहार लगाई गई थी कि अगर अतीक अहमद जेल से बाहर रहता है तो उसका मर्डर हो सकता है और वो किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं रहेगा, यहाँ तक कि उसका धंधा पानी सब बर्बाद हो सकता है। और इसी को देखते हुए कोर्ट ने उसे साबरमती जेल यानी गुजरात में ट्रांसफ़र करने का फैसला किया था। लेकिन अतीक अहमद के जाने के बाद उसका पूरा जो धंधा था साबरमती जेल से ही चल रहा था, लेकिन जेल से भी इस पूरे धंधे को चलाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए जो उसके बेटे हैं उन्होंने अपनी जो अतीक अहमद की जो विरासत थी आतंक की उसको संभाला और खुद असद उसमें सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू किया। आपको याद होगा कि उमेश पाठ का जब मर्डर हुआ तो उसके पहले भी असद ने जिस तरह से लीड करता हुआ दिखाई दिया, इससे साफ एकदम जाहिर हुआ कि असद के हाथ में ही अब पूरी कमान है और वो जो अतीक अहमद की बादशाहत पूरे प्रयागराज के इलाके में दिखती है उसको किसी भी सूरत में कायम रखना चाहता है। यहाँ तक कि
उसके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे थे और किसी मुकदमे में उसको अभी आज तक सजा नहीं हुई थी। ये पहला ऐसा मामला था जो सीधे सीधे पकड़ में आया था और असद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। तो निश्चित तौर पर अतीक अहमद की बादशाहत को या कह सकते हैं गुंडागर्दी को वो आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन अब की जो यूपी सरकार है उसने पहले ही ये ठान लिया था, ये मैसेज का कन्वे कर दिया था कि किसी भी सूरत में गुंडागर्दी अगर आप करेंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि सीएम योगी की तरफ से भी विधानसभा में भी यही स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर आप सिस्टम को चैलेंज करेंगे, गुंडागर्दी का राज कायम करना चाहेंगे तो आपको मिट्टी में मिला देंगे, एक एक जो गुंडा है उसको किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। तो उसी का परिणाम है कि असद का एनकाउंटर हो चुका है। हालांकि इस एनकाउंटर से पहले यूपी पुलिस का जो स्टेटमेंट है, न सिर्फ असद बल्कि उसके जो साथी गुलाम है उसको सरेंडर करने की बार बार अपील की गई और यूपी पुलिस ने बाकायदा प्रॉपर वे में काफ़ी समय तक उसका न सिर्फ पीछा किया बल्कि उसको सरेंडर करने की बार बार अपील की, अनाउंसमेंट किया। लेकिन उसकी तरफ से जब फायरिंग की गई तो जवाब में यूपी पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसके एवज में न सिर्फ असद बल्कि उसका जो साथी है गुलाम, जो कि पूरा अतीक अहमद का जो कारोबार है जिसको चलाने में पूरी बड़ी भूमिका है गुलाम की, वो भी मारा गया है। જી અજય બને રહી અમારી સાથ। કૃષ્ણ, આ તમામની વચ્ચે હવે એ ચોક્કસપણે બાબત સામે આવી રહી છે કે ગમે તેટલા મોટા માફિયા તમે કેમ ન હો, ગમે તેટલા મોટા ગુંડા તમે કેમ ન હો, પરંતુ કાયદાના સાણસામાં જો તમે આવી ગયા તો તમે ગયા સમજો તે વાત આ બાબત પરથી સાબિત થઈ રહી છે। અને સાથે એ તસવીરો પણ આપણે યાદ કરવી રહી જ્યારે અતીક અહેમદે એ ડર વ્યક્ત કર્યો કે મારો પરિવાર આખો બરબાદ થઈ ગયો છે। બિલકુલ અંકિત, રાજનીતિ અને અપરાધીનો આ ચક્રનો ઇતિહાસની આપણે વાત કરીએ 2007માં જ્યારે ગોરખપુરથી સાંસદ હતા યોગી આદિત્યનાથ, અને ત્યારે એ સમયે ગોરખપુરમાં દંગા ભડક્યા હતા, તોફાન થયા હતા અને એ દંગાની સામે યોગી આદિત્યનાથે ધરણા કર્યા હતા। એ સમયે મુલાયમસિંહ યાદવની સમાજવાદી પાર્ટીની સરકાર હતી ઉત્તર પ્રદેશમાં અને યોગી આદિત્યનાથને એ સમયે 11 દિવસ માટે જેલમાં રાખવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ જ્યારે તેઓ લોકસભામાં આવ્યા ત્યારે આ મુદ્દાને યાદ કરીને તેઓ રડ્યા હતા અને ઇમોશનલ અપીલ સ્પીચ પણ આપી હતી। એના 10 વર્ષ બાદ 2017માં યોગી આદિત્યનાથ યુપીના મુખ્યમંત્રી બન્યા અને ત્યારબાદ જે રીતે યોગી આદિત્યનાથે એવું કહેવાય છે કે ઉત્તર પ્રદેશ જે જંગલ રાજ તરીકે ઓળખાતું હતું, બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશ, ત્યાં ધીમે ધીમે કાયદાનું શાસન લાવવા માટે અપરાધીઓને એક બાદ એક ખતમ કરવાની કોશિશ કરી અને ઘણા બધા એવા અપરાધીઓ જે મોટા ગુંડાઓ હતા તેમના એન્કાઉન્ટર પણ થયા હતા, જેમાં વિકાસ દુબેનું નામ પણ સામેલ છે 2 વર્ષ પહેલા જેનું એન્કાઉન્ટર થયું હતું। પરંતુ આ બધા વચ્ચે અતીક અહેમદ જે ખૂબ મોટો અપરાધી હતો અને સાથે સાથે સમાજવાદી પાર્ટીનો એક ખૂબ મોટો નેતા પણ હતો, અલગ અલગ પાર્ટીઓનો સાથ લઈને તે રાજનીતિમાં ઉપરને ઉપર ચડતો ગયો હતો। જ્યારે ઉમેશપાલ હત્યાકેસનો આખો કેસ સામે આવ્યો 24મી ફેબ્રુઆરીએ ઉમેશપાલની હત્યા કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ જે સામે આવી રહ્યું હતું એમાં અતીક અહેમદને જ્યારે સાબરમતીથી પ્રયાગરાજ લઈ જવામાં આવ્યો હતો ત્યારે પણ એનું નિવેદન સામે આવ્યું હતું મીડિયા સમક્ષ। અતીક અહેમદે એવું કહ્યું હતું કે એને ડર લાગી રહ્યો છે કારણ કે સતત એન્કાઉન્ટરનો ખોફ હતો, સંભાવનાઓ હતી અને આ બધા વચ્ચે યોગી આદિત્યનાથે પણ જ્યારે એક ઇન્ટરવ્યુમાં એવું કહ્યું હતું, ગાડીઓ પલટાવવાના સવાલને લઈને એમણે કહ્યું હતું કે હા આવું તો થતું રહે છે, એટલે એમનો સ્પષ્ટ સંકેત હતો કે કોઈ પણ અપરાધીઓને કોઈ પણ ભોગે છોડવામાં નહીં આવે। કાયદાને લઈને આને લઈને અનેક સવાલો ઉઠ્યા, પરંતુ ગઈકાલે પણ જ્યારે કહેવામાં આવ્યું કે અપરાધીઓ को मिट्टी में मिला देंगे, આ વાત જ્યારે યોગી આદિત્યનાથ દ્વારા પહેલા કહેવામાં આવી હતી, કાલે એવું કહેવામાં આવ્યું કે અપરાધીઓનો આ ખાસ કરીને અતીક અહેમદની માફિયાગીરી તો ક્યારની ખતમ થઈ રહી છે, હવે માત્ર બસ એને ઘસીટવામાં આવી રહ્યો છે, એને રગડવામાં આવી રહ્યો છે અને એને સતત એવો ખોફ હતો કે ક્યાંક વિકાસ દુબેની જેમ એનું પણ એન્કાઉન્ટર ન થઈ જાય અને એના કારણે જ એ સમયે જ્યારે એને સાબરમતીથી યુપીના પ્રયાગરાજ લઈ જવામાં આવી રહ્યો હતો ત્યારે પણ વચ્ચે એને વારંવાર એક ખોફ સામે આવતો હતો, મીડિયા સમક્ષ નજરોમાં એની ખોફ હતો। પરંતુ આ બધા વચ્ચે અસદ અહેમદ 24 ફેબ્રુઆરીની આપણે વાત કરીએ, ઉમેશપાલ હત્યાકાંડ જ્યારે સામે આવ્યો અને કારમાંથી તે બેખોફ બહાર આવ્યો હતો અસદ અહેમદ કે જેણે ન કોઈ મોઢું છુપાવ્યું હતું અને એના આધારે જ ઉમેશપાલની પત્નીએ તેના સામે કેસ દાખલ કર્યો હતો, એફઆઈઆર દાખલ કરી હતી। શૈસ્તા પરવીન કે જે અતીક અહેમદની પત્ની છે એની સામે પણ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો ને આ આખા ગુનાનું ષડયંત્ર ઉત્તર પ્રદેશના ચકિયામાં રચવામાં આવ્યું હતું। આ ઉમેશપાલની હત્યા થઈ એ પહેલા ચકિયામાં બધા જ ગુનેગારો પહેલા મળ્યા હતા, આખી યોજનાને આખા ષડયંત્રને રચવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ તેઓ અહીં પહોંચ્યા અને ઉમેશપાલની હત્યા કરી હતી અને ત્યારબાદ શૈસ્તા પરવીન સહિતના કેટલાક અપરાધીઓ પાછા ચકિયામાં ગયા હતા। એટલા માટે શૈસ્તા પરવીન સામે પણ કેસ છે ને એટલું જ નહીં એવું કહેવાય છે કે અતીક અહેમદ ઈચ્છતો હતો કે તેના પુત્રો આ અપરાધની રાજનીતિમાં ન આવે, આ અપરાધમાં ન આવે, પરંતુ એવું થયું કે એક બાદ એક કરતા એના 5 પુત્રો પર કેસ નોંધાવા લાગ્યા અને એમાં असद अहमद જેના માટે એવું કહેવાય છે ઉમર અને અલી જેના બીજા 2 મોટા પુત્રો છે, જ્યારે ઉમેશપાલની હત્યા કરવામાં આવી ત્યારે ઉમેર લખનૌમાં હતો અને योगी जी ने कहा था कि माफिया चाहे जो हो मिट्टी में मिलाएंगे और आज सबसे बड़ा
सबसे बड़ा તો વકીલ દ્વારા પણ હવે પ્રતિક્રિયા જે છે તે આપવામાં આવી છે અને સાથે એ માહિતી મળી રહી છે કે પ્રયાગરાજ કોર્ટમાં અતીક અહેમદે આ વાત કહેવામાં આવી છે કે અસદ અહેમદનું એન્કાઉન્ટર કરવામાં આવ્યું છે। અતીક અહેમદની 14 દિવસની કસ્ટડીની માંગ કરવામાં આવી છે। કોર્ટે આ મામલે ચુકાદો અનામત રાખ્યો છે અને આ બાબત સાંભળીને અસદ અહેમદના એન્કાઉન્ટરની બાબત સાંભળીને અતીક અહેમદ ત્યાં જ રડી પડ્યો છે। अजय, क्या इस खबर के साथ, इस एनकाउंटर के साथ ये माना जाए कि अतीक अहमद का जो माफिया राज है, जो गुंडा राज है, वो खत्म हो गया? देखिए, निश्चित तौर पे कह सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आप ये भी मान सकते हैं कि अब शाइस्ता परवीन, जो यूपी में अभी लोकल बॉडी का इलेक्शन होने वाला था, उसमें बीएसपी की तरफ से कैंडिडेट थी, लेकिन बीएसपी की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया है कि वो शाइस्ता परवीन को बीएसपी की तरफ से कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, यानी दूसरी पार्टियों का भी सहयोग नहीं मिल रहा है। जबकि इस पूरे मामले को अगर देखें तो राजू पाल की जो हत्या हुई थी उसमें मुख्य गवाह उमेश पाल थे, और बीच में ऐसा प्रकरण आया कि उमेश पाल को बाकायदा किडनैप करके जो अतीक अहमद है उसने लिखित नामा एक करवाया था, जिसमें यह कहा था कि मैंने राजू पाल की हत्या में कौन लोग इन्वॉल्व हैं या अतीक अहमद क्या उसमें कोई भूमिका है, इस सब को मैं नहीं जानता और मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा है। तब यह माना जा रहा था कि जिस तरह से 100 से ज़्यादा केस अतीक अहमद के ऊपर हैं, उसी कड़ी में राजू पाल की जो हत्या हुई है उसमें जो मुख्य गवाह उमेश पाल बचा हुआ है, वो भी एक तरह से नाकाफी साबित होगा और इस मामले में भी अतीक अहमद को कुछ नहीं होगा। लेकिन बाद में जब सरकार बदली और प्रशासन बदला, तब कहीं न कहीं जो उमेश पाल है उनको न सिर्फ सिक्योरिटी दी गई, बल्कि ये जो केस है उसको फिर से रजिस्टर किया गया और अतीक अहमद के ऊपर जो है एक और केस लद गया। और उसी से तय हो गया था कि अगर उमेश पाल की गवाही होती है तो निश्चित तौर पे जो 100 से ज़्यादा मामले अतीक अहमद के ऊपर हैं, जिसमें एक में भी सज़ा नहीं हुई है, तो उमेश पाल की गवाही के आधार पे अतीक अहमद को सज़ा हो सकती है। और उसी गवाह को कहीं न कहीं मिटाने की ठानी थी अतीक अहमद ने, जबकि अतीक अहमद जो है वो साबरमती जेल में था, लखनऊ के और कानपुर के एक व्यापारी को धमकाने के चक्कर में। तो ऐसे में उस भूमिका को कौन पूरा करे? तो ऐसे में जो उसके बेटे थे असद और जो उसकी बीवी थी और उसके दूसरे जो बच्चे थे और खास करके पहले जो तमाम सारे अपराधों में शामिल साथी थे, उन लोगों ने पूरा बीड़ा उठाया और खुलेआम जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई, तो उससे निश्चित ये तय हो गया कि अतीक अहमद अपने अंतिम गवाह को जी, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। अजय और कृष्णा हमारी साथ बनेला रहજો।